है इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो वही बयानिया जो पहले था उसको दोबारा से उन्होंने रीइंफोर्स किया कि अगर मेरे चाचा गद्दारी ना करते, यानी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से अगर जो उनकी लॉयल्टी है वो अगर ना होती तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। ये बयान पहले शहबाज साहब ने भी कहा था, अब मरियम की तरफ से ही आना। और दूसरा जो नेशनल डायलॉग वाला है वो भी। लेकिन मैं वन बाय वन आपसे चाहूँगा कि पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर वाली बात है शहबाज शरीफ वाली, इसका क्या ये मुसलसल अब तवातुर से आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को हमेशा एक कंसेंसस कैंडिडेट या एक कॉन्सिलिएटरी कैंडिडेट समझा गया है। जब वो सऊदी अरब में एग्ज़ाइल में थे और वो सऊदी अरब के एग्ज़ाइल में थे उस वक्त भी उनकी जनरल मुशर्रफ की टीम के साथ रबते थे। ब्रिगेडियर नियाज़ होते थे लंदन में, वो उनसे मीटिंग्स करते थे। मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरी बहुत मुलाकात थी लंदन में। और शहबाज शरीफ साहब, ये बहुत ज़रूरी है बताना कि वो हमेशा पाकिस्तान के बारे में बहुत सोचते थे। उनका कभी भी वो वाला रवैया, वो एटीट्यूड जो था उस वक्त भी नहीं था, जनरल मुशर्रफ की तरफ भी नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी नहीं था, पाकिस्तान की तरफ भी नहीं था। और ना ही उनके ऊपर कभी ये इल्ज़ाम लगा कि उनके कोई ऐसे बैरूनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के साथ असर रसूख रहे हों जिन्होंने उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरल मुशर्रफ और उनकी टीम बहुत चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब को कोई ना कोई रोल मिले, और नवाज़ शरीफ साहब को रोल वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने उस चीज़ को नहीं होने दिया। उस वक़्त बड़े शरीफ साहब भी पहले ताहयात थे, खैर उनकी बाद में फिर रहलत भी हो गई। लेकिन और शहबाज शरीफ साहब में किसी हद तक एक रंजिश भी रही कि नवाज़ शरीफ साहब ने उनको एक लार्जर रोल से रोका। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी फैमिली के डिसिप्लिन को और जो उनकी एक फैमिली की एक अफेक्शन है इंटरनल, उसको उन्होंने कभी भी वायलेट जो है वो नहीं किया है। तो गालिबन मरीम नवाज़ साहिबा का इशारा वहाँ से, वो जो पूरी 15 बरस की तारीख है, वो उसकी तरफ उनका इशारा जाता है। अभी भी अगर आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है गुज़िश्ता 2016 से, जब से पनामा का स्कैंडल आया है, और अब उस बात को 4 बरस गुजर गए हैं, 4 बरस से ज़्यादा हो गए उसको। इस 4 बरस में कभी भी उनका जो नैरेटिव है, उनका और हमज़ा का, और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, वो कभी भी उस तरह की नहीं रही है जैसी कि नवाज शरीफ साहब की रही है। मरियम डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब ये था कि इतना ही इनकी अपने भाई के साथ लॉयल्टी है, जब तारीखी इस्तकबाल का मौका था, जब नवाज शरीफ और मरियम साहिबा आ रहे थे लंदन से, तो वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे। इस पे बहुत सवाल उठते हैं जी। अब देखिए उसकी अब उस पर एक तो ये है ना, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ख़िलाफ़, PMLN के पास हल्के भी लगाते हैं, PTI के लोग भी लगाते हैं कि वो चाहते ही नहीं थे कि वो एयरपोर्ट तक पहुंच पाएँ, और ये एक तरह से स्क्रिप्टेड था उनका सारा शो। और दूसरा ये है कि अच्छा, अगर वो एयरपोर्ट पहुंच भी जाते, ये भी देखिए सोचने की बात है, अगर वो एयरपोर्ट के करीब पहुंच भी जाते तो क्या हो जाता। हमारे यहाँ एक बहुत सी पेडेस्ट्रियन थिंकिंग है, एज इफ़ के आप कहीं किसी बिल्डिंग तक पहुंच जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच जाएंगे, या प्राइम मिनिस्टर को, जैसे PTI 2014 में एक नैरेटिव बनाया हुआ था, अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल भी हो जाते लोग तो क्या होना था। क्या एक मॉडर्न रिपब्लिक में अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके घुस जाते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमे ही होंगे, बाद में आपका अरेस्ट ही होगा, स्टेट और गवर्नमेंट कोलैप्स थोड़ा कर जाएगी। ये कोई छोटी सी टिन पॉट रिपब्लिक थोड़ा है, एक शहर वाली, जहां पर आपने हुकूमत को निकाल दिया, ये कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब की तो एक्सप्लेनेशन यही है कि वो इसलिए नहीं पहुंच पाए कि रेजिस्टेंस थी, रास्ते में रुकावटें थी। अगर पहुंच जाते तो फवाद क्या कर लेते, आप खुद सोचें, जितने भी इंटेलिजेंट लोग सुन रहे हैं, क्या हो जाता अगर वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाते, फिर क्या हो जाना था। सर देखिए, इसमें अगर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होता, पूरा लाहौर उमड़ कर आ जाता, इतना साल 30 साल हुकूमत की है, दोनों भाइयों में एक इत्तेफाक इत्तेहाद हो जाता। देखिए वैसे बात तो आपकी है कि PTV में गए थे तो क्या हुआ, मुकदमों के अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, PTV के तो अंदर चले गए थे लोग, ठीक है ये है, लेकिन एक सिंबॉलिक चीज़ तो चली जाती है, जेस्चर। अगर अवाम का सैलाब आ जाता तो फिर तो पावर्स टू बी दे, उनकी सोच तब्दील हो जाती है। अगर बहुत तारीखी इस्तकबाल हो जाता, जिस तरह बेनज़ीर साहिबा आई थी 10 अप्रैल 1986, तो वो तो द होल टाइड चेंज्ड। देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका के साथ और जनरल ज़ियाउल हक के साथ एक समझौता, एक टैसिट एग्रीमेंट के साथ आई थी। जाहिर है उनको लाहौर में लैंड करके इतना बड़ा जलसा करने की इजाज़त जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री रजीम ने तब दी जब उनको कुछ रीअश्योरेंसेस दी गई थी कि वो कोई भी इस मिलिट्री रजीम के ख़िलाफ़ कोई भी स्टेप जो है वो नहीं उठाएंगी। और उन्होंने स्टेटमेंट ज़रूर दी कि मैं चाहूँ तो गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लूँ। अब अगर गवर्नर हाउस पे कब्जा कर लेती तो क्या होता। उसके बाद फिर उनकी वो जो टैसिट एग्रीमेंट थी रिटर्न की, जो अमेरिका ने मेडिएट करवाई, जनरल ज़ियाउल हक तो ज़ाहिर है उस वक्त अमेरिका के साथ बहुत क्लोजली वेडेड थे, और मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो थी मरहूम,
उनको आप देखिए, उन्होंने बड़ी कैदोबंद की सोबतें काटी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1977 से लेके जब वो आई हैं वापस पाकिस्तान में 1985-86 के टाइम पीरियड में उन्होंने शादी की, फिर वो आई और उनका एक फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। उस टाइम पीरियड में वो अपनी तमाम पॉलिटिकल एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट कर चुकी थी। उस वक्त 5 और 3 8 बरस गुजर चुके थे। 8 बरस में उन्होंने जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी, खून की नदियाँ दरिया बहाने की बात की। उनके भाई जो हैं उन्होंने जुल्फ़िकार बनाई, जहाज़ अगवा हुआ, बंदे को मार दिया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इन द एंड उनको ये पता चला कि वो सिर्फ दीवारों से टकरा रही हैं और उनको एक एग्रीमेंट और उनको एक कॉन्सिलिएशन चाहिए जो अमेरिकन ने उनको दिलाई। और फिर उसके बाद आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको लोग डिस्कस नहीं करते कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने उसको रेनोवेट किया। एक नई पीपीपी की, जितने भी सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट और एंटी अमेरिकन वॉइसेस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो 70s से चली आ रही थी, उन सबको उन्होंने पीछे किया और वो एक नई लीडरशिप लेकर आई जो एमिएबल थी और वो एंटी अमेरिकन नहीं थी। इसी तरह उनकी वफात के बाद, उनकी असैसिनेशन के, उनकी डेथ के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने तीसरी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को री इन्वेंट किया। और जितने लोग बेनज़ीर भुट्टो के करीब थे, जैसे डॉक्टर सफ्दर अब्बासी थे, नाहिद थी और बहुत से लोग थे, मखदूम अमीन फ़हीम थे, उन सब लोगों को पसे पुष्ट डाल दिया गया। और उसमें मेरे ख्याल सिर्फ शहरी रहमान ही थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी करीब थी और वो बाद में आसिफ अली जरदारी की भी करीब रही हैं। वरना तो इसे कहते हैं उनकी सारी पार्टी पॉलिटिक्स की डायनामिक्स चेंज हो गए। डॉक्टर साहब, बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपने दिया। और जो पहले हमारा कहा जाता है कि 3 एज होते हैं हमारी पॉलिटिक्स में, बहुत असरअंदाज होते हैं, एक अलमाइटी है, अमेरिका है और आर्मी है। तो आजकल की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? और इसी से मेरा जुड़ा सवाल है, जो ये नेशनल डायलॉग की बात हो रही है जिसको मरियम साहबा कह रही है कि हम नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं, दुरानी साहब का भी जाना और ये बात, ये क्या डीप स्टेट की तरफ से चीज़ आ रही है, नैरेटिव आ रहा है कि जी अब डायलॉग की ज़रूरत है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, तो यहाँ पे पावर्स टू बी, उनका क्या रोल है? फौद, एक तो जो है ना कि जो 3 एज थे उसमें से एक कम अज़ कम जो है वो डिस्प्लेस हो गया है। आज पाकिस्तान की दाखिली सियासत में अमेरिका का असर रसूख वो नहीं है जो अमेरिका का असर रसूख यहाँ पे तारीख़ी तौर पे रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद से और फिर इस खत्ते में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, कम से कम 2 बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ हैं। एक तो ये है कि चूँकि अमेरिका बहुत ही क्लोज स्ट्रेटिजिक एलाय बन गया हिंदुस्तान का, और एक ऐसे वक्त में बना जब वहाँ पर हिंदुत्वा की एक नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और आरएसएस की एक इंतहाई फैशिस्ट, इंतहा पसंद हुकूमत आ गई और उन्होंने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट था उसको बहुत उन्होंने वाज़े कर दिया, बहुत नुमायाँ कर दिया। इससे पहले जो एक फिक्शन चल रही थी 9/11 के बाद से कि अमेरिका के साथ साथ हिंदुस्तान भी पाकिस्तान का दोस्त हो सकता था, पाकिस्तान में तो सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी इंतहा पसंद हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे। इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों और वो जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो वो कुछ कर देते हैं, कभी उड़ी कर देते हैं, कभी पठानकोट कर देते हैं। वो जो सारा नैरेटिव था, उस नैरेटिव में चूँकि अब हिंदुस्तान और अमेरिका में एक एकोमोडेशन हो चुकी थी तो अमेरिका उस नैरेटिव पे डिपेंडेंट था। जब वो नैरेटिव टूटा है, वो टूट रहा है, जैसे अब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, पाकिस्तान का डोसियर, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी, तो अमेरिका का भी जो सियासी असर रसूख था पाकिस्तान के अंदर उसमें एक कमी आई है। बिकॉज अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चूँकि हिंदुस्तान के साथ बड़े वाजे हो गए और ख़ित्ते में पाकिस्तान और चीन के एक इंटरेस्ट सामने आए, तो आज अमेरिका का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में वो इन्फ्लुएंस नहीं है। गो कि अमेरिका से नथी जो ज़राए अबलाग हैं, बरतानवी और अमरीकी और यूरोपियन ज़राए अबलाग हैं, वो आप देखें कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक प्रो अपोजिशन नैरेटिव और एंटी इमरान खान नैरेटिव को पेडल करते हैं। आप जो भी पब्लिकेशन उठाएंगे, फॉरेन अफेयर्स हो या फॉरेन पॉलिसी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, BBC हो, डूशे वेले हो, तो आपको एक जॉइंट अटैक जो है वहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन वो अब वो मौसर नहीं रहा है पाकिस्तान में, अभी तक लोग इसको समझ नहीं रहे। अभी भी लोग कहते हैं BBC ने ये लिख दिया, फॉरेन पॉलिसी ने लिख दिया, वो मौसर नहीं रहा। आज से 5 या 6 साल पहले ये पब्लिकेशंस और ये नैरेटिव मौसर था। तो 3 A's में से एक A उड़ गया है, अब यहाँ पे A और AAC हो गया है। यहाँ पे अब चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो इस्लामाबाद में बढ़ गया है यहाँ पहले से। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, आप उसको एक दफा फिर अगर दोहरा दें डायलॉग वाला, अब इसके बाद क्या उसकी PDM पे क्या जी, और ये डायलॉग वाली जो ग्रैंड डायलॉग में जो मोहम्मद अली दुरानी वाले जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब की, चूँकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और उनकी एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तक उनकी रसाई भी रही है, उनको समझा भी गया है, प्लेयर हैं वो। अभी भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो पीर पगाड़ा का है उसका हिस्सा है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं गालबन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, और GDA का हिस्सा है। और GDA पे भी यही इल्ज़ाम है, यही तासुर है, परसेप्शन है कि वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट की क्रिएशन है। इसलिए ज़ाहिर है
बहुत से लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और जो कुछ उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसके पीछे एक इस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि एक रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को उस रिकॉन्सिलिएशन का हिस्सा होना चाहिए ताकि टेंशन्स में कमी हो और मौलाना और मरियम का जो एक अलायंस है उसको सड़कों पे आने से रोका जाए। ये एक थिंकिंग है, ये एक कमेंट है। दूसरी तरफ से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं मिला हूँ जो समझते हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ज़ाती तौर पे अपने आप को लेवरेज कर रहे हैं और अपनी अहमियत को बढ़ाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी क्लियर नहीं है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की आवाज़ उनकी और पीर पगाड़ा ही की आवाज़ है या इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट जो है खड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे एक दो चीज़ें हैं कि अगर शहबाज शरीफ बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेटेड और सोची समझी एक मूव होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी पैगाम ये दिया है कि मैं जेल में बैठकर क्या ग्रैंड डायलॉग करूंगा या क्या रिकन्सिलिएशन करूंगा। अब शहबाज शरीफ अगर बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक वाज़ेह पैगाम होगा। दूसरा, आपने मौलाना और मरियम की बात की, कल पीडीएम का जलसा है, मरियम जा रही हैं वहाँ पे। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान यहाँ पे कुछ फासले आ रहे हैं। मौलाना की अपनी जमात में कू हो गया है, मौलाना बाहर इस्तीफ़े और बाहर लोगों को कर रहे थे, उनकी अपनी जमात में गड़बड़ हो गई है, यानी उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। जो गवर्नमेंट के वजीर बड़े मज़े ले लेकर बात कर रहे हैं। तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट पे ज़रा मैं आपका तज्ज़िया और तबसरा मैं चाहूँगा। देखिए, पहली बात है कि 27 दिसंबर का जो जलसा हो रहा है अंदरून सिंध में, वो पीडीएम का जलसा नहीं है। मौलाना के लोग जब टेलीविज़न चैनल्स में आए हैं, मैंने उनको सुना है और उन्होंने यही कहा है कि ये पीडीएम का जलसा नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा है। ये और बात है कि दावत सबको थी। अब से 3 दिन पहले मैं ARY के प्रोग्राम में था, मेरा ख्याल है बादामी साहब के साथ, और बादामी साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर लिया था किसी को JUF से, शायद राशिद साहब थे, कौन थे, राशिद सुमरो। तो उन्होंने कहा था कि मौलाना नहीं जाएंगे जी, राशिद सोमरो थे। तो राशिद सोमरो ने ये कहा था कि मौलाना वहाँ नहीं जाएंगे, उनको इनविटेशन ज़रूर है लेकिन वो नहीं जाएंगे। उसके बाद अगले दिन, वो प्रोग्राम रात के 11 बजे का प्रोग्राम था, उसके बाद अगले दिन दोपहर के करीब फिर आसिफ अली जरदारी साहब की खबर आई टेलीविज़न चैनल्स में कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ज़ाती तौर पर एक फ़ोन किया और मौलाना फजल रहमान को उन्होंने इन्वाइट किया। उसके बाद तवक्को यही थी कि चूँकि उन्होंने एक स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है, तो मौलाना वहाँ चले जाएंगे। लेकिन मौलाना शायद अभी भी वहाँ नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे हतमी तौर पे नहीं पता इसका। अगर मौलाना नहीं जा रहे, साथ ही टिक्कर ये चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि JUF के जो लोग हैं वो सिंध के अंदर अपनी मर्ज़ी के लोगों के तबादले कराने के मुतालबे वगैरह जो हैं वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब पीपल्स पार्टी और मौलाना जो हैं वो थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद का प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए, इसकी स्ट्रेटिजिक हकीकत क्या है? इसकी स्ट्रेटिजिक हकीकत क्या है कि पीडीएम के अंदर 3 पॉलिटिकल धड़े हैं। एक PMLN है, एक मौलाना है, और फिर एक सबसे बड़ा जो मौसर धड़ा हो सकता है, जो हुकूमत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन मौलाना और मरियम और फिर PMLN के अंदर भी 2 धड़े हैं, जैसे आपकी बात से है कि वहाँ पर एक शहबाज शरीफ और हमज़ा का धड़ा है और एक मरियम नवाज़ साहिबा